हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं एससीआर की वर्किंग। हमने उसे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एससीआर में जो उसकी वर्किंग ऑपरेशन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मैंने उसे इस तरीके से डिवाइड करके आपको पूरा एससीआर समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इसमें जो आपका एससीआर में जो लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि गेट एक ऐसी चीज़ है कि गेट को आप लगातार अप्लाई नहीं भी करोगे तो भी काम बन जाएगा। आपको सिर्फ जो गेट का इस्तेमाल करना है वो ट्रिगर करने के लिए करना है। अगर आपने ट्रिगर कर दिया, एससीआर आपका ऑन हो गया, तो उसके बाद आप गेट को हटा सकते हो। मतलब गेट टर्मिनल पे उसके बाद आप सप्लाई नहीं भी दोगे तो भी आपका एससीआर ऑन ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उससे इस राइट साइड की वोल्टेज मिलती रहेगी जो कि एनोड और कैथोड के बीच में होती है। तो उसे जब तक वो वाली वोल्टेज मिलती रहेगी आपका एससीआर ऑन ही रहेगा। ठीक है, चाहे आप इसे ओपन सर्किट कर देंगे तो भी। ठीक है, पर आपका एससीआर जब ऑफ रहता है तो जब आप उसे ऑन करने के लिए जाते हो, जब आप उसे ऑन करने वाले हो, तब गेट देना ज़रूरी है। तब आप गेट को यहाँ पे सर्किट को, ये जो अभी मैंने ओपन कर रखा है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। तो आपका जैसे ही गेट टर्मिनल से आप ट्रिगर करोगे तो आपका एससीआर लो एनोड कैथोड वोल्टेज पे ऑन हो जाएगा, लो वैल्यू पे। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और एक बार जब ये ऑन हो गया उसके बाद मैं इसे हटा दूंगा तो आपका एससीआर ऑन ही रहेगा। ठीक है, तो एक फ़ायदा होता है गेट टर्मिनल का ये भी कि आपको यहाँ से कंटिन्यूस वोल्टेज नहीं देनी होती। ठीक है, बस आपका एक बार डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाए, ब्रेक होते ही इसके बाद गेट को आप हटा सकते हो। ठीक है, तो यही हमने समझा था। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे हमें पता है एक्स एक्सिस में आपका एनोड और कैथोड की वोल्टेज है और वाई एक्सिस में आपका आई ए एनोड करंट। ठीक है, कि इस एससीआर के पास वोल्टेज कितनी होगी, वो वी ए के, और यहाँ से इसके कितना करंट जा रहा है इसके थ्रू। ठीक है, तो वो आपका आई ए, ये आपका आई ए करंट है। अब इसमें देखेंगे एक चीज़ कि आपका जो यहाँ पे जो ग्राफ बनाने वाले हैं हम, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनने वाला है। यहाँ पे जो सबसे पहले देखिए, ये जो ब्रेक ओवर जो हो रहे हैं वो डिफरेंट वोल्टेजेस पे हो रहे हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा तो यहाँ से आपका स्टार्टिंग से ये ज़ीरो है। ठीक है, ये आपका ज़ीरो है। तो आप वोल्टेज आप बढ़ाए जा रहे हो पर करंट आपका अभी कम ही है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आया जिसे हम कहते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये मेरा है ब्रेक ओवर वोल्टेज, पहला ब्रेक ओवर वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिला। तो आपका जैसे ही यहाँ पे जो बीच वाला जो जंक्शन आपका रिवर्स बायस होता है, जैसे ही वो ब्रेक होता है तो ब्रेक होते ही आपका करंट एकदम से फ्लो कर जाता है, वोल्टेज पीछे आ जाती है, इसलिए पीछे की तरफ आया, करंट आपका फ्लो कर गया। तो वो कौन से केस के लिए, सबसे पहले IG0 मतलब यहाँ पे मैंने गेट करंट देखिए अलग अलग नाम दिया, IG0, IG1, IG2, IG3, 4 गेट करंट लिए। IG0, IG1, IG2, IG3, मतलब कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा इस वोल्टेज पे। ठीक है, अब आप इसकी वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे जो IG करंट होगा वो भी ज़्यादा फ्लो होगा, तो उसकी अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। तो इसलिए मैंने अलग अलग वैल्यूज़ को डिनोट करने के लिए मैंने उसका नाम IG के कभी 0 लगा दिया, IG कभी 1 लगा दिया, IG2 लगा दिया, तो उसका नाम दे दिया मैंने, नामकरण कर दिया एक तरह से, IG1, IG2, IG3, IG0। ठीक है, अब मान लेते हैं IG0 वो वाली कंडीशन है। IG0 की वैल्यू मान लेते हैं आपका है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपका IG0 जो है वो है 0 मिली एम्पियर मान लेते हैं। ठीक है, आपका IG0 0 मिली एम्पियर है, मतलब कि यहाँ से कोई गेट करंट आ नहीं रहा है। तो जब गेट करंट कोई आ नहीं रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओपन सर्किट है। तो ये ओपन सर्किट का केस हुआ, तो आपको ब्रेक ओवर वोल्टेज ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि इधर से कोई हेल्प मिल ही नहीं रही है, तो इधर से आपको ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी इस साइड से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस में हम देखते हैं IG1। अब मैंने मान लिया IG1 मेरा जो है वो है, IG1 की वैल्यू मैंने मान ली 2 मिली एम्पियर। तो आपने IG1 जो लिया है वो 2 मिली एम्पियर लिया, मतलब कि यहाँ से आपने गेट करंट थोड़ा ज़्यादा दे दिया। ठीक है, पहले तो 0 था, अब दे दिया आपने 2 मिली एम्पियर। तो जैसे आपने 2 मिली एम्पियर IG करंट दिया है तो इस बार आपने यहाँ से जोर दिया है, यहाँ से कुछ सपोर्ट मिला है इसको। तो जब यहाँ से सपोर्ट मिल गया तो यहाँ से आपको ज़्यादा वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ही काम बन जाएगा। तो IG1 का ये जो ग्राफ है, ये ब्लू वाली लाइन गई, और ये जो पहले ही ये जो सेकंड नंबर पे ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है, यहाँ इसका ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, तो वो ब्रेकडाउन थोड़ा पहले हो गया। मान लेते अगर ये 100 वोल्ट था, अगर ये 100 था तो मान लेते हैं ये 70 पे हो गया, 70 वोल्ट पे ब्रेक ओवर मिल गया। तो 70 वोल्ट पे आपका वोल्टेज एकदम से पीछे आएगी, करंट आपका राइज करेगा। तो वो करंट भी यहीं है कहीं ना कहीं, वो मैंने इसमें दिखाया नहीं, वो इसी लाइन पे ही है। ठीक है, इसी लाइन पे है, पर थोड़ा लो करंट आएगा इस बार, उतना हाई करंट नहीं आने वाला जो पहले आया था, क्योंकि आपकी सप्लाई भी तो कम हो गई है।
अब आपको यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज देनी नहीं पड़ रही है। कहाँ से? आपको यहाँ से आपको ज़्यादा वोल्टेज देनी नहीं पड़ रही है। तो जब वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो ओवरऑल एनोड करंट भी तो कम हो जाएगा। पहले यहाँ पे आपको 100 वोल्ट देना पड़ा तब जाके ब्रेकडाउन हुआ, अब आपको 70 वोल्ट पे ही ब्रेकडाउन मिल गया, तो ऑब्वियसली करंट भी कम ही हो जाएगा, एनोड करंट उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि सीरीज़ में अब आपका जो वोल्टेज सप्लाई है वो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर वोल्टेज कम हो रही है तो एनोड करंट भी उतना नहीं आएगा जितना पहले आ रहा था। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा पहले रुक जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो आपका एनोड करंट थोड़ा कम आएगा। किस वाले केस में? जब मैंने Ig1 लिया है जो कि 2 मिली एम्पियर था, थोड़ा कम होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, अब मैंने SCR को ऑफ हुआ, मैंने दोबारा SCR को जब ऑन करा तो मैंने Ig इस बार जो दिया Ig2 वो मैंने दिया, मान लेते हैं मैंने दिया है 4 मिली एम्पियर, मैंने Ig2 दे दिया 4 मिली एम्पियर। तो जब मैंने Ig गेट करंट और ज़्यादा बढ़ा दिया है तो इस साइड से अब ज़्यादा वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है और कम वोल्टेज देनी पड़ेगी और उसी में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो आपका Ig2 4 मिली एम्पियर है तो आपका ब्रेकडाउन थोड़ा और पहले हो गया। ठीक है, पर पहले 70 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा था, तो मान लेते हैं अभी 30 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, तो आपका 30 वोल्ट यहाँ पे देना पड़ा आपको, तो इसके अक्रॉस 30 वोल्ट आया जो भी है और उस पर ब्रेकडाउन हो गया। तो ब्रेकडाउन होते ही आपका IA करंट फ्लो कर जाएगा, तो इस बार कम वोल्ट पे काम बन गया। तो अगर कम वोल्ट पे काम बन गया, अगर आपकी यहाँ पे सप्लाई पहले 100 थी, फिर 70 थी, अब 30 पे ही काम बन गया, तो 30 के हिसाब से ये एनोड करंट भी कम हो जाएगा। 100 वोल्ट पे जितना एनोड करंट था, उसके बाद 70 वोल्ट पे जितना एनोड करंट था, उसके बाद 30 वोल्ट पे जितना एनोड करंट था, तो हम समझ सकते हैं कि 30 वोल्ट पे एनोड करंट कम ही मिलेगा 70 वोल्ट वाले केस से भी और 100 वोल्ट वाले केस से भी। ठीक है, तो आपका Ig2 वाला जो केस है वो ये वाला है, ये जो ब्लू लाइन जा रही है। ठीक है, और ये यहीं से मुड़ गई या यहीं से पीछे आ गई। ठीक है, ये Ig2 का केस है। तो उस केस में आपको जो एनोड करंट मिलेगा वो थोड़ा और कम मिलेगा, मान लेते हो वो आपका यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे और सबसे ऊपर ये रहा। मैं यहाँ पे सर्कल्स बना रहा हूँ, इसे ब्लैक कर लेता हूँ, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो सर्कल है, जो सबसे ऊपर वाला जो करंट जा रहा है वो उस केस के लिए जाएगा जब आपका Ig 0 मिली एम्पियर था। जो बीच वाला सर्कल ये आपको दिख रहा है ये Ig1 के केस के लिए, मतलब Ig1 के केस में जब ब्रेकडाउन होगा तो आपको मैक्सिमम करंट इतना मिल जाएगा। ठीक है, और Ig2 जब आपका 4 मिली एम्पियर था उस केस में जब ब्रेकडाउन होगा तो आपको मैक्सिमम करंट इतना ही मिलेगा ब्रेकडाउन होने के बाद। क्यों कम होता जा रहा है करंट? क्योंकि आपकी जो यहाँ से सप्लाई लग रही है वो कम होती जा रही है। ठीक है, वो पहले ही ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो ज़्यादा वोल्ट की सप्लाई देनी नहीं पड़ रही है। Ig 0 के केस में 100 वोल्ट तक जाना पड़ा मुझे, तो 100 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे होगी। 100 वोल्ट की वोल्टेज ने इसके जंक्शन को तोड़ा होगा, तो 100 वोल्ट की वोल्टेज अगर जंक्शन को तोड़ रही है तो ऑब्वियसली सर्किट में करंट भी ज़्यादा ही होगा उस केस में। ठीक है, उसके लास्ट केस में आ जाते हैं हम Ig3, ये जो मैंने नीचे एरो कर रखा है। तो Ig3 मान लेते हैं मैंने लिया है, इस बार मैंने गेट करंट को बढ़ा दिया, इस बार मैंने गेट करंट को रख दिया है 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर जैसे ही रखा तो इस बार यहाँ से जो वोल्टेज होगी उसे और कम मेहनत करनी पड़ेगी, आपका ब्रेकडाउन और पहले हो जाएगा। तो मान लेते हैं अब जो ब्रेकडाउन हो गया आपका वो 20 वोल्ट पे ही हो गया, ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हो तो वोल्टेज आपकी पीछे की तरफ आएगी। ठीक है, और करंट आपका राइज कर जाएगा, पर इस बार जो करंट मिलेगा एनोड करंट वो और कम मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो एनोड करंट है मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना देता हूँ कि इतना ही एनोड करंट इस बार मिलेगा। तो आपका एनोड करंट धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपका चारों केसेस का यहाँ पे जो ग्राफ है सिंपल ऐसे ही बनने वाला है। और आप जानते हैं, हाँ अब हमें पता है कि ये किस तरीके से रिवर्स बाइसिंग में भी काम करता है। जैसे ये मैंने फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में बना दिया है। इसमें फॉरवर्ड बाइस मोड में 2 मोड होते हैं, इसमें आपको पता है, एक तो ब्लॉकिंग मोड होता है और एक आपका कंडक्शन मोड होता है। ब्लॉकिंग मोड तब तक रहता है जब तक आपकी ब्रेक ओवर वोल्टेज को पार नहीं कर लेते, तब तक आप ब्लॉकिंग मोड में ही रहते हो। पर जैसे आप वोल्टेज को, ब्रेक ओवर वोल्टेज को जैसे आप पार कर लेते हो तब आप कंडक्शन मोड में चले जाते हो। पर रिवर्स बाइस कंडीशन में हम बोलते हैं वो हमेशा ब्लॉक ही रहता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई देनी पड़ेगी आपको। तो ये रिवर्स में अगर हम जा रहे हैं तो ये आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो पर आपको करंट बहुत आगे जाके मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज देनी पड़ेगी रिवर्स में। तो इसलिए नॉर्मली SCR को रिवर्स में काम कराते नहीं है कि इतनी ज़्यादा वोल्टेज क्यों देनी। ठीक है, जब कम वोल्टेजेस में काम हो सकता है तो हम इतनी ज़्यादा वोल्टेज देके क्यों काम करवाएं उससे। ठीक है, तो रिवर्स बाइस मोड में इससे नॉर्मली काम नहीं कराया जाता है, क्योंकि आप नेगेटिव डायरेक्शन में आ चुके हो।
ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा आ चुके हो पीछे, या आप -VA जो भी कह लीजिए, तो आप एनोड कैथोड को जब रिवर्स में लगा देंगे, आप यहाँ पे वोल्टेज की सप्लाई को उल्टा कर दोगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपका इसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी आपको, ठीक है। पर ये हम नॉर्मली किट पे भी परफॉर्म नहीं करते हैं रिवर्स बाइज में, क्योंकि इतनी हाई वोल्टेज हम दे ही नहीं पाते कि ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है। तो आपका रिवर्स में से नॉर्मली काम नहीं करवाया जाता, इसे फॉरवर्ड बाइज कंडीशन में ही काम करवाया जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे बन गया है जो भी हमारा ये ग्राफ हमें बनाना था, ये प्रॉपरली इसी तरीके से बनेगा। आपका एनोड करंट ऊपर रहेगा, नीचे आपका ये -IA रहेगा, नीचे आपका -IA, ठीक है। एनोड करंट नेगेटिव डायरेक्शन उल्टा फ्लो होगा तो उसके लिए, पर इधर का हमें यूज़ नहीं करना है, मेनली यही यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी आपकी SCR की। अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको SCR को बंद करना है तो उसका तरीका एक ही है। SCR को अगर आपको बंद करना है तो आपको इस एनोड करंट को कम करना होगा, गेट की तरफ से आप उसे बंद नहीं कर सकते। अगर आपने गेट हटा भी दिया तो आपका SCR बंद नहीं होता है। आपको अगर SCR को बंद करना है तो आपको इधर से सप्लाई को हटाना होगा या उसे कम करना होगा, ठीक है। अगर आप इस सप्लाई को कम कर लेंगे, हटा देंगे, तो उस केस में आपका एनोड करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। उस केस में हम बोल सकते हैं कि आपका SCR बंद हो गया, और वापस से वो जो डिप्लीशन लेयर जिसको हमने तोड़ के SCR को ऑन किया था वो वापस से क्रिएट हो जाएगी। वो जो आपका डिप्लीशन लेयर बीच में आपको याद हो जो बनती थी जंक्शन 2 में, जिसकी वजह से ये ऑफ रहता था, क्योंकि जब तक वो टूटता नहीं था रिवर्स बाई जंक्शन तब तक ये ऑन नहीं होता था। तो वो अगर आप चाहते हो वापस से बन जाए, वापस से SCR बंद हो जाए, तो आपको यहाँ से इस वोल्टेज को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये एनोड करंट ही डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आपका एनोड करंट जब डिक्रीज़ आप कर देते हैं, काफ़ी नीचे लेके आ जाते हैं, लो वैल्यू पे लेके आ जाते हैं, तो आपका SCR बंद हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ 2 टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बहुत। हम उसकी किसी वैल्यू पे नहीं जाएंगे, सिंपल उसके बारे में जानेंगे होती क्या है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब कैसी कंडीशन है, क्या टर्म, वो टर्म्स क्या है, वो आपका होता है एक होल्डिंग करंट और एक होता है आपका लैचिंग करंट। ये 2 टर्म्स होती है इसमें। पहला आपका होता है यहाँ पे, मैं लैचिंग करंट की बात कर लेता हूँ। पहला होता है आपका लैचिंग करंट और दूसरा आपका होता है होल्डिंग करंट। अब इन करंट की डेफिनेशन क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है, इसको वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैचिंग करंट की। लैचिंग करंट का मतलब का जो SCR होता है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लैचिंग करंट की, ठीक है। लैचिंग करंट क्या होता है? लैचिंग करंट आपका वो करंट है जिसमें आपका SCR आप ऑन करने जा रहे हो, ठीक है। मतलब इस तरीके से समझिए इसे सॉरी, जैसा आपका ये गेट है, तो गेट किस लिए काम आता है? SCR को ट्रिगर करने के, ऑन करने के, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने SCR को मैं ऑन करने जा ही रहा था, मैंने आपको बोला है कि गेट को मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है। अब किसी से ये गलती हो जाए कि उसने गेट से इसको ट्रिगर तो किया, पर जब तक कि इसकी डिप्लीशन लेयर टूटती या जब तक कि इसका कुछ वैल्यू, इसमें करंट इंक्रीज होता, एक लिमिट होती है, एक कह लीजिए एक पॉइंट होता है, उसे रीच करना होता है, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आपने जैसे इसे ट्रिगर करा तो आपका SCR ऑन होने जा रहा था, इतने में आपने जो कनेक्शन कर रखा था, ये जो क्लोज था, वापस से ओपन कर दिया। मतलब कि आपने गेट करंट जैसे ही अप्लाई किया, गेट पल्स आपने जैसे ही दी, इतने में आपने गेट पल्स हटा ली। तो हुआ क्या है, ये SCR अभी ठीक से ऑन हुआ ही नहीं था, होने ही जा रहा था, मतलब बस होने ही वाला था। एक उससे जस्ट सेकंड पहले या मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड पहले आपने गेट हटा लिया, तो उस केस में SCR आपका ऑन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट गेट पल्स एक बार जैसे ट्रिगर करा, माइक्रो सेकंड मिली सेकंड के लिए गेट हटा लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक टाइम होता है, उस टाइम तक वो पल्स रहनी चाहिए, मतलब वो गेट यहाँ से सिग्नल जाना चाहिए, यहाँ से करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। पर अगर आपने उससे पहले ही गेट सिग्नल को हटा लिया है तो आपका SCR ऑन नहीं हो पाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जो कि अब हम सोच रहे थे कि बस ट्रिगर करना है, ट्रिगर मतलब ये नहीं कि बस हल्का सा पिन चुबा के आ गए वापस, आपको थोड़ी देर तक वहाँ पे एक तरह से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, जब तक कि आपका ये एनोड करंट इंक्रीज़ ना हो जाए। एक लेवल होता है इस एनोड करंट का, उस लेवल को अगर ये पार कर जाता है तो आपका SCR ऑन हो जाएगा, फिर आप हटा लीजिए, ठीक है। पर अगर आपने एनोड करंट का लेवल अभी राइज हुआ ही नहीं था प्रॉपर, मतलब ये जंक्शन अच्छे से ब्रेक हुआ ही नहीं था, थोड़ा सा रह गया था, और आपने ब्रेक होने से और आपने उससे पहले गेट हटा लिया, तो उस केस में आपका SCR ऑन होते होते रह जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप SCR को टर्न ऑन करते हो तो टर्न ऑन करते समय इस करंट का ध्यान देना होता है आपका लैचिंग करंट।
लैचिंग करंट वही करंट होता है, ये एनोड मिनिमम एनोड करंट होता है, मिनिमम एनोड करंट जिसको आपको अचीव करना होता है इससे पहले कि आप गेट को बंद कर दें या गेट को हटा लें। ठीक है, अगर आपने लैचिंग करंट तक आप नहीं पहुँचे हो तो आप गेट तब तक मत हटाओ, क्योंकि अगर आप उस तक नहीं पहुँचे और आपने गेट को हटा लिया तो आपका SCR ऑन नहीं हो पाएगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, आप ये सोच के बैठोगे कि मैंने गेट एक बार ट्रिगर कर दिया था, मैंने हटा दिया है, SCR तो ऑन ही होगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने उस लेवल को अचीव करा ही नहीं था। एनोड करंट में एक मिनिमम लेवल होता है जिसको अटेन करना होता है, जिसको अचीव करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप गेट को हटा सकते हो। ठीक है, पर अगर आपने वो अटेन करा नहीं था, वो उस तक आप पहुँचे ही नहीं थे, अगर आपने गेट को पहले ही हटा दिया तो आपका SCR ट्रिगर नहीं हो पाएगा, वो ऑन नहीं हो पाएगा और वो बंद रहेगा। ठीक है, वो उस कम वोल्टेज पर ऑन नहीं हो पाएगा। तो लैचिंग करंट जो होता है वो टर्न ऑन के टाइम जब हम देखते हैं उस समय देखना होता है। ठीक है, तो लैचिंग करंट का ये एक मीनिंग है यहाँ पे, तो वो ध्यान देना होता है कि टर्न ऑन जब आप कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी गेट को नहीं हटा दो। ठीक है, एक बार आप लैचिंग करंट को पार कर गए, मतलब वो मिनिमम वैल्यू आपने अटेन कर ली एनोड करंट की, तो आप गेट को हटा सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान देना होता है। अब आ जाते हैं होल्डिंग करंट पे। होल्डिंग करंट क्या होता है? होल्डिंग करंट आपका, जैसे कि लैचिंग करंट टर्न ऑन के समय ध्यान दिया जाता है, वैसे ही होल्डिंग करंट का SCR के टर्न ऑफ पे ध्यान दिया जाता है। मतलब वो टर्न ऑफ के टाइम की बात होती है। कैसे? आपका जब SCR है उसे आप अब बंद करना चाह रहे हो, तो बंद करोगे कहाँ से? यहाँ से तो बंद हो नहीं सकता, गेट आप हटा भी दो, बंद तो होगा यहीं से ही। अब आपने यहाँ से क्या करा कि वोल्टेज को डिक्रीज़ करना शुरू करा। ठीक है, डिक्रीज़ करना शुरू करोगे तो ये चैनल वापस से बनने लगेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये SCR ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा मतलब कि एनोड करंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, पर होता है क्या है कि हमें लगता है कि हम उसे हल्की सी वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे वो ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक एनोड करंट की एक मिनिमम वैल्यू होती है जिस तक आपको जाना होता है। ठीक है, मान लो जैसे एनोड करंट आपका 100 मिली एम्पियर था, तो 100 से 90, 80 वो कैसे डिक्रीज़ होगा? जब आप इसे डिक्रीज़ करने लगोगे तो ये 100 से, जैसे हम ग्राफ में भी देख रहे हैं ये रहा, तो ये नीचे की तरफ आने लगेगा एनोड करंट आपका। तो आपका एक लेवल होता है, एक वैल्यू होती है। अब मान लेते हैं इसमें जो होल्डिंग करंट है, मान लेते हैं वो 2 मिली एम्पियर है, लेट सपोज। ठीक है, 2 या 3 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो आपका मान लेते हैं, लेट सपोज एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर पे इसका होल्डिंग करंट है। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि अगर आप SCR को बंद कर रहे हो तो उसे अगर आपको प्रॉपर बंद करना है तो आपको यहाँ से वोल्टेज कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करनी है, इतनी डिक्रीज़ करनी है कि आपका एनोड करंट 5 मिली एम्पियर से नीचे आ जाए। जैसे ही आपका एनोड करंट 5 मिली एम्पियर से नीचे आ गया, इसका मतलब अब SCR ऑफ हो जाएगा, उसे ऑफ माना जाएगा। ठीक है, पर अगर आप अभी 6 मिली एम्पियर में हो तो आप ये नहीं कह सकते SCR आपका बंद है। ठीक है, तो वो एक मिनिमम वैल्यू होती है आपकी होल्डिंग करंट की कि आपको उस तक आना होता है, उसके जस्ट नीचे आना होता है, तब आप बोलो कि आपका SCR बंद है, तब हम कह सकते हैं। ठीक है, पर अगर आप उससे ऊपर है तो हम ये नहीं मान सकते कि SCR आपका बंद है। ठीक है, SCR आपका ऑन ही माना जाता है। तो जो होल्डिंग करंट होता है वो टर्न ऑफ के टाइम पे देखा जाता है कि जब आप उसे बंद कर रहे होते हो, और जो लैचिंग करंट होता है वो टर्न ऑन के समय देखा जाता है। ठीक है, लैचिंग करंट मैंने आपको बता दिया, होल्डिंग करंट का सिर्फ यही है कि अगर आप उस मिनिमम वैल्यू तक आ गए हो तो आप मान सकते हो कि हाँ आपका SCR डिवाइस अब ऑफ हो गया है। ठीक है, पर अगर आप उससे ऊपर है तो वो ऑन ही माना जाता है। बस यही था एक छोटा सा डिफरेंस लैचिंग करंट में और होल्डिंग करंट में। ठीक है, तो SCR में इतना ही है। इसकी एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे हम, और साथ में इसमें हम वो भी देखेंगे आपका डायक ट्रैक, इसके बाद हम डायक समझेंगे। ठीक है, तो आपका SCR का मेन जो इम्पोर्टेंस थी वो यही है। अब इसका ना मेन यूज़ आता है फ़ैन रेगुलेटर में। आपने रेगुलेटर्स देखे होंगे, पहले बड़े बड़े रेगुलेटर होते थे, वो सिर्फ रेजिस्टेंस से बने होते थे, पर बाद में अब छोटे छोटे आ गए जो आपने देखे होंगे। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर ट्रैक यूज़ होता है। ट्रैक वो SCR का थोड़ा सा एडवांस कह लीजिए, वो मैं बताऊँगा ट्रैक में होता है क्या, ज़्यादा फ़र्क नहीं है SCR ट्रैक में। ठीक है, तो ट्रैक यूज़ होता है, पर ऑपरेशन यही है, ऑपरेशन उसमें यही होता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है वो भी मैं इस लेक्चर में तो नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको ओरली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें ओरली मैं आपको बता दूंगा, और बाकी इसमें यही काम होना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो SCR है वो यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, आपका जो SCR है वो यूनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये है कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसमें दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता। ठीक है, एक ही डायरेक्शन मतलब एनोड से कैथोड ही करंट फ्लो होता है।
कैथोड से एनोड फ्लो नहीं होता है, क्योंकि हम रिवर्स बायस में से लेके नहीं जाते हैं, इतनी हाई वोल्टेज कौन देगा, ठीक है। तो इसमें जो अच्छा खासा करंट फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, एनोड से कैथोड। तो इसलिए इसे बाई डायरेक्शनल नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। पर अगर इसमें ईजिली अगर इस तरफ से भी करंट फ्लो करवा सकते तो हम इसे बोलते बाई डायरेक्शनल, पर ईजिली तो हो नहीं रहा इस तरफ, इधर तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके फ्लो होगा। तो इसलिए हम क्या मानते हैं इस डिवाइस को, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल नहीं है। अब आगे हम देखेंगे बाई डायरेक्शनल डिवाइस भी। आपके जो डायक और ट्रायक है वो दोनों बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, पर आपका SCR यूनि डायरेक्शनल है, ठीक है। तो ये टर्म आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपका यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। दैट्स इट। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।